प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित जो आर्थिक क्रिया है उसमें आप लोग कृषि के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ रहे थे, विभिन्न प्रकार पढ़ रहे थे। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कृषि में हम कृषि के कई प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें जीवन निर्वाह कृषि, आदिमकालीन कृषि और इसके अलावा कृषि के और जो हम अनेक रूप पढ़ रहे थे उसमें आप लोग जैसे रोपण कृषि है, फलोदान कृषि है, ट्रक फार्मिंग कृषि है, मिश्रित कृषि है, व्यापारिक कृषि है ना। इसके अलावा और भी कई कृषि के प्रकार हैं। मुख्यतः कृषि की हम बात करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार की कृषि और है जिसे हम रोपण कृषि या बागाती कृषि के नाम से भी जानते हैं। कृषि के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्रियाकलाप है वो आपका है खनन व्यवसाय। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में अनेकों आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य तौर पर मनुष्य कुछ खनिज पदार्थों को धरातल पर गहराई से खुदाई के द्वारा और कुछ खनिज पदार्थों को धरातल पर सामान्य खुदाई के द्वारा प्राप्त करता है। और इन खनिजों का जो इस्तेमाल है मनुष्य विभिन्न रूपों में करता है। देखिए बच्चों, प्राचीन काल से ही हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड पर भी यहाँ लिखा हुआ है कि इन्हीं खनिजों के आधार पर अलग अलग युग को, अलग अलग समय को इतिहास में अनेकों नाम से पुकारा जाता है, जिसमें आपके पाषाण युग है, ताम्र युग है, कांस्य युग है और आधुनिक समय की यदि बात की जाए तो इसे लोहे युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, खनन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं वहीं पर खनन व्यवसाय विकसित होता है। ये तो हम भी जानते हैं कि अक्सर जो खनिज हैं आपके भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हैं या प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित क्षेत्र हैं, ऐसे भूखंडों में मुख्यतः खनिज पदार्थों को भली भांति निकाला जाता है और ऐसे खनन का जो कार्य है, यानी कि खनिजों को निकालने का जो कार्य है, ये ऐसे ही खनिज निक्षेपित क्षेत्रों में किया जाता है। खनन कार्य का अर्थ है खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना। देखिए, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि खनिज पदार्थ, नीचे भी देखो लिख रखा है कि खनिज क्या होते हैं। यहाँ से अपना एक प्रश्न भी आता है कि खनिज किसे कहते हैं, क्योंकि ऊपर ये दे रखा है कि खनन क्या है। तो जैसा कि हम लिख रहे हैं कि खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, खनन क्रिया कहलाती है ना। दूसरी बात कि खनिज क्या होते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिन्हें खनन व उत्खनन क्रिया द्वारा, है ना, यहाँ पर दो बातें आई हैं, खनन और उत्खनन क्रिया द्वारा भूगर्भ या धरातल को खोद करके प्राप्त किया जाता है। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनकी रासायनिक तत्व या यौगिक हैं, जिनकी भौतिक विशेषताएं होती हैं और जिनके रासायनिक संरचना होती है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को
जिन्हें भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है ना, जिन्हें भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है या धरातल को खोद करके प्राप्त करते हैं, ऐसे प्राकृतिक पदार्थों को हम खनिज के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो दो शब्द आए हैं, खनन और उत्खनन, ये क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जब भूगर्भ के अंदर अधिक गहराई पर स्थित खनिज पदार्थों को मानव श्रम और तकनीकी के द्वारा, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, मशीनों की सहायता से निकाला जाता है, तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं खनन। खनन उत्खनन की अपेक्षा अधिक जोखिम भरा कार्य होता है, जबकि उत्खनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सामान्यतः धरातली सतह पर पाए जाने वाले खनिजों को सामान्य खुदाई के द्वारा और सामान्य क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्खनन। अगला क्वेश्चन आता है, खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बच्चों, दो प्रकार की कारक हैं, एक प्राकृतिक दशाएं और एक मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाओं की यदि हम बात करते हैं, वास्तव में ये नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पर है, जैसे खनिज भंडारों की स्थिति। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा था, स्टार्टिंग में भी दिया गया है कि जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं या जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे ही क्षेत्रों में ये खनिज का कार्य किया जाता है, ये खनन व्यवसाय का कार्य किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर आती है कि खनिज भंडारों की स्थिति, जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में खनिजों के भंडार मिलते हैं, ऐसे भागों में मुख्य तौर पर खनन कार्य किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करते हैं बच्चों, तो उसमें आपका जैसे भारत के महाराष्ट्र है, आपके मध्य प्रदेश है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है इसके अंतर्गत, जैसे आपके झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा ओडिशा क्षेत्र है ना। इन भागों में मुख्य तौर पर खनिजों की प्रचुरता के कारण ये खनन का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से आपका अगला टॉपिक आता है खनिज की कोटि। कोटि का मतलब होता है बच्चों किस्म, क्वालिटी, जिसको अपन कह सकते हैं कि खनन का जो कार्य है वो इस बात पर प्रभावित करता है कि खनिज किस कोटि का है, किस किस्म का है। यदि खनिज अच्छी किस्म का है, उत्तम किस्म का है, उच्च क्वालिटी का है, भले ही वो कम मात्रा में मिलता हो, तो ऐसे खनिजों को निकालने का कार्य अवश्य किया जा सकता है। या फिर खनिज की जो किस्म है वो घटिया किस्म का है, कम मात्रा में है, तो भी खनन कार्य नहीं किया जा सकता। बाजार क्षेत्र की समीपता। देखिए बच्चों, भूगर्भ से प्राप्त किए गए इन खनिजों को निकालने से पहले इनकी शोधन की क्रिया, परिशोधन का कार्य तथा इनकी डिमांड आदि को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए बाजार की समीपता का होना भी अति आवश्यक है। ये बातें आपकी आती हैं प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों
मानवीय दशाएं, यानी कि प्राकृतिक कारकों के अलावा कुछ मानवीय घटक भी हैं जो खनन व्यवसाय की क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे खनिजों की डिमांड, मांग, यातायात की सुविधा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भूगर्भ में ये खनिज आपके कच्चे मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, मिश्रित रूप में होते हैं, इसलिए इन खनिजों को निकालने के तुरंत बाद परिशोधित करने की अति आवश्यकता होती है और इसके लिए इन खनिजों को परिशोधनशालाओं तक पहुंचाने के लिए और वहां से इन खनिजों को उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए अर्थात बाजार तक ले जाने के लिए उचित परिवहन की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूंजी, श्रम और तकनीकी विकास तथा सरकारी नीतियाँ, ये सभी कारक, ये सभी घटक खनन क्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात आती है श्रम। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि क्या कारण है कि विकसित देश खनन क्रिया में पीछे हैं जबकि विकासशील देश खनन क्रिया में, खनन कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या इस कार्य में आगे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि विकसित देशों में जो श्रमिकों की जो संख्या है वो कम है, इसलिए श्रम की जो लागत है वो उन देशों में अधिक आती है, जबकि विकासशील देश अपनी जनसंख्या की अधिकता के कारण, उचित श्रमिक मिलने के कारण और दूसरी बात उन श्रमिकों को इस खनन क्रिया से रोजगार मिलने के कारण ये देश इस कार्य में विकसित देशों की तुलना में आगे हैं। यही वजह है बच्चों कि आपके यूरोपीय जो धनाढ्य देश हैं उनकी तुलना में भारत जैसे विकासशील देश इस खनन कार्य में पीछे नहीं हैं, अर्थात ऐसे देशों की जो अधिकांशतः आर्थिक क्रियाएं हैं, इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसका ये खनन क्रिया भी एक आधार के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा अधिकांश उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, अन्य उद्योगों को इस कच्चे माल से विशेष प्रकार का, अन्य प्रकार का तैयार माल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जैसे कि आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि भारत का जो लौह इस्पात उद्योग है वो इसी प्रकार का उद्योग है और भारत में अच्छे किस्म का, श्रेष्ठ किस्म का जो लोहा अयस्क है वो मिलता है, इसीलिए देश में इसके खनन का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं बच्चों खनिजों की विशेषताओं की। जैसा कि हम जानते हैं खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, पृथ्वी पर इन खनिजों का असमान वितरण है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पृथ्वी पर इन खनिजों का जो वितरण है वो कैसा है? असमान है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी जगह इन खनिजों का वितरण समान नहीं है। कहीं पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, कहीं पर विपुल भंडार पाए जाते हैं, तो कहीं पर इन खनिजों का अभाव है। विश्व के कुछ देश खनिज भंडार की दृष्टि से अग्रणीय हैं, तो विश्व के कुछ देश खनिज भंडारों की दृष्टि से पीछे रह गए हैं। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर खनिजों का जो वितरण है वो असमान है। इसीलिए खनन क्रिया भी विश्व के सभी देशों के द्वारा या सभी क्षेत्रों में नहीं की जा सकती है। सेकंड पॉइंट, अधिकांश खनिज निश्चित हैं
और अनवीकरणीय हैं। देखिए बच्चों, ये भी हम जानते हैं, पहली बात तो ये है कि संसार में इन खनिजों का जो वितरण है वो समान नहीं है। सेकंड पॉइंट, अधिकांश जो खनिज हैं वो सीमित मात्रा में हैं, निश्चित मात्रा में हैं और अनवीकरणीय हैं, अर्थात इन खनिजों को एक बार काम में लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समय के साथ साथ ये खनिज पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए ऐसे खनिज जो सीमित मात्रा में हैं उनका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगली जो एक मुख्य पॉइंट आता है बच्चों, वो ये है कि समय के साथ धीरे धीरे अधिकांश खनिज उपयोग के साथ साथ समाप्त होने लगते हैं। अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे रहते हैं जिन्हें खनन क्रिया के द्वारा, और कुछ खनिज जो धरातली सतह पर पाए जाते हैं जिन्हें सामान्य खुदाई के द्वारा, सामान्य क्रिया के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अलावा एक बात और आती है कि कोई भी देश खनिजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है, इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। एक विशेषता और आती है कि खनिजों की किस्म और उसकी मात्रा, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों में विशेष रूप से विपरीत संबंध है। अर्थात जो खनिज उत्तम किस्म के हैं वो कम मात्रा में और कहीं कहीं मिलते हैं, जिसके विपरीत जो खनिज घटिया किस्म के हैं वो अधिक मात्रा में और लगभग अधिकांशतः क्षेत्रों में आसानी से मिल जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों, ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये खनिजों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खनिज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है धात्विक खनिज, एक आपका होता है अधात्विक खनिज और एक आपका होता है ईंधन खनिज। देखिए बच्चों, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे खनिजों के प्रकार या खनिजों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको चार्ट के द्वारा समझा गया है और यहाँ से कंपटीशन में भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः खनिजों के 3 प्रकार आपको यहाँ बताए गए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। फर्स्ट है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। सबसे पहले हम धात्विक खनिज की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार हैं, लोहे खनिज और अलोहे खनिज, है ना। लोहे खनिज की यदि हम बात करते हैं तो वे खनिज पदार्थ जिनमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, यानी कि लोहांश, लोहे का अंश पाया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे लोहा, मैग्नीज, है ना, निकेल, है ना, आदि जो खनिज हैं ये आपके लोहे खनिज पदार्थ हैं। एलोहे, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वे खनिज पदार्थ आते हैं जो धातु तो हैं लेकिन जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। ऐसे जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है जैसे आपके तांबा, है ना, जैसे सीसा जस्ता। यहाँ से भी कई बार आपका क्वेश्चन आता रहता है कि एलोए खनिज के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपके तांबा है, सीसा है, जस्ता है, ये आपके एलोहे खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं। जबकि लोहा, मैग्नीज और निकेल ये आपके मुख्य रूप से लोहे खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। माने नहीं,
अर्थात वे खनिज पदार्थ जिनमें जो धात्विक नहीं हैं उन्हें हम कहेंगे अधात्विक खनिज पदार्थ। अधात्विक खनिज पदार्थों के उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं तो इसके 3 ये रूप दिए गए हैं। सबसे पहले इमारती पत्थर के रूप में जो इस्तेमाल होते हैं खनिज, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है। इसके बाद है रासायनिक पदार्थ के रूप में जिसमें आपका नमक आता है, अब्रक आता है और जिप्सम। रत्नों की भी हम बात करते हैं, देसी बोलचाल में भी काम में हम लेते हैं, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है ना बच्चों। ये सभी क्या हैं, आपके अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। इसके बाद आपका जो तीसरा प्रकार आता है वो है ईंधन खनिज, अर्थात ऐसे खनिज पदार्थ जिन्हें हम शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऐसे खनिज पदार्थों को हम ईंधन खनिज कहते हैं। इसमें आपके मुख्य तौर पर कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है और प्राकृतिक गैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप बच्चों इस पूरे चार्ट को ध्यानपूर्वक उतार सकते हैं और यहाँ से कई बार अपना एक छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि खनिजों के प्रकार या खनिजों के वर्गीकरण को समझाइए। तो अब भली भांति आप इसको इस तरीके से चार्ट के द्वारा और फिर इसकी सरलता से डेफिनेशन वगैरह भी आप समझा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज जिनमें धातु तो है और इसमें लोहांश की मात्रा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, लोहे खनिज और अलोहे खनिज। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। लोहांश की मात्रा जिसमें पाई जाती है लोहा, मैग्नीज और निकेल। लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है तांबा, सीसा, जस्ता। इसके बाद जो धातु नहीं हैं अर्थात क्या हैं, अधातु हैं, इसलिए इनको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। ये आपके अलग अलग हैं, इमारती पत्थर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले खनिज पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और प्रमुख रत्न वगैरह हैं जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि आदि। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत। धन्यवाद।